हेलो एवरीवन। आज का जो डिस्कशन है, सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर निकाला, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैसी अप्रोच होनी चाहिए, क्या पैटर्न है और हमें किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि हम 70 में से 65 प्लस तो श्योर स्कोर करें। ठीक है, सबसे पहली बात है हमें ये याद रखना, 22 में सीबीएसई ने जो एग्जाम कराया दो टर्म्स में करवाया, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म्स 1 में क्या करवाया, उसने एमसीक्यू करवाया सिर्फ। टर्म 2 में क्या कराया, पूरा पेपर कराया, बट सिलेबस दोनों में क्या था, आधा आधा था। 21 में तो एग्जाम कराना ही नहीं पड़ा। 21 में जितने भी स्टूडेंट थे सब खुश थे कि बिना पेपर दिए हम पास हो गए अच्छे नंबर से। तो याद रखो, अब ये 23 का एग्जाम है, 2 साल के गैप के बाद एक प्रॉपर मैनर में हो रहा है। ठीक है, इस एग्जाम को प्रिपेयर करना थोड़ा एक ट्रिकी सा टास्क होगा। क्यों? हम सीबीएसई के मूड को नहीं जान पा रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से एक बहुत बड़ा हमें हेल्प मिलती है कि सीबीएसई का मूड क्या है, उस मूड के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास दो लास्ट ईयर के क्या है, पेपर नहीं है प्रॉपर। क्यों? पेपर तो है बट उस हिसाब से नहीं कि जिस हिसाब से आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो इस बार क्या है, कोर्स पूरा होगा, पहले हम देखते हैं कि कोर्स में सिलेबस क्या क्या है और उसकी वेटेज क्या क्या है। ठीक है, तो पहली जो चीज आती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके एनसीईआरटी के दो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहले वाले में क्या फील्ड के बारे में और फोर्स के बारे में है, दूसरे वाले में पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में है। ठीक है, ये एक यूनिट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट्स। ठीक है, जिसमें मेन जो फोकस रहता है आपका क्रिचॉफ लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस सब चीजों पे रहता है। तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट यूनिट होती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के हिसाब से भी, सीबीएसई के हिसाब से भी, एडवांस के हिसाब से भी। ये एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट है। ठीक है, कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो आप अगर देखो, ये तो 3 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से और 2 यूनिट आपकी बनती है, ये 16 नंबर की बनती है आउट ऑफ 70। यानी एक अच्छा खासा अपने आप में वेटेज रखती है, मोर देन 20% से ज्यादा। 20% कितने हो गए, 14 हो गए, 14 से ज्यादा हो गए, एक 20% से ज्यादा रखती है। इसमें भी देखो एक स्कोप होता है डेरिवेशन वाला, वो इसमें रहेगा। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स में रहेगा। दूसरा जो हमारा बनता है, जिसको 17 मार्क्स का सीबीएसई ने अलॉटमेंट करी है मार्क्स, तो वो कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और दूसरा इसी में क्या रहता है, ईएमआई और एसी। अब देखो इसमें जो क्या है, जो आपका मैग्नेटिज्म वाला चीज है, जिसमें हम पैरामैग्नेटिक वगैरह पढ़ते हैं कि मेटल्स में क्या किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है, फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, उनमें एक्सेप्टेंस कितनी होती है, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, ये एक थ्योरी का पार्ट होता है। बाकी ये जो है ईएमआई भी बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी अल्टरनेटिव करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना, इसमें आप वायर्ड सर्किट लॉ पढ़ते हो, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ते हो, फोर्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आती। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर सीबीएसई के अलावा मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो फर्स्ट सेकंड है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आई बात? और इस चीज को एक मैं क्लियर स्पष्ट शब्दों में भी कह दूं कि आप रट के क्लियर नहीं कर पाओगे। आपके रटोगे तो मार्क्स बहुत कम आएंगे। ठीक है, समझोगे, एक आपको फिजिक्स ही समझ में आ जाएगी। आप जितना इस चीज से दूर भागोगे कि ना कि मैं रट के कर लूं, तो वो उतना ही आपका क्या पीछे पड़ जाएगी। अगर आपने समझ के कर लिया तो आपका 101% हो गया। सीबीएसई का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता बट इतना कम भी नहीं होता। अब मैं कम का रीजन आपको जब पैटर्न बताऊंगा उस समय बताऊंगा। ठीक है, ये भी 18 मार्क्स की। अगर आप ये करो ना कि आपके ये एनसीईआरटी के फर्स्ट, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, एनसीईआरटी के जो 7th चैप्टर हो गए ना, यही आपके मोर देन 50% के आसपास आपका क्या हो गया, काम हो गया। ठीक है ना, 40 से 50% के बीच में काम हो गया। फिर दूसरा क्या आता है आपका नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको याद करना होता है, लर्न पार्ट प्रोमिनेंट होता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। बट याद रखो, इसके साथ जो ऑप्टिक्स आता है और स्पेशली वेव ऑप्टिक्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आईआईटी जेई मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से, इसमें यंग्स वाला तो आना ही आना है, यंग्स पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई भी मना नहीं कर सकता। तो अब यहां पे क्या होगी, रे ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके, बहुत इजी पार्ट आता है सीबीएसई के हिसाब से, अगर देखें तो बहुत इजी पार्ट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बहुत आराम से बना सकते। बट ऑप्टिक्स, और वो भी वेव ऑप्टिक्स, उसको समझना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल इन द सेंस ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, बट आपको थोड़ा अपनी कंसेप्ट को बनाना होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी स्पेशली वेव ऑप्टिक्स, जिससे हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका क्या आ गया, डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, ये आपकी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ गया, ठीक है। इसके फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन इसमें आना ही आना है, देखो ग्राफ पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर है, फिक्स है, इस पे डायोड पे या रेक्टिफायर पे कंडीशन आना ही आना है। तो ये वाली जो है डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, इसको अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आती, बस मेरे को ऐसे तैसे करके बस फिजिक्स में पास होना है, तो उसका फोकस यहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ज्यादा रहना चाहिए, कि उसको कहता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आती। हाँ, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, उसका इंटरेस्ट कुछ और होगा, इवन वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा होगा, वो बीसीए करके एमसीए करके बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, बट उसको फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, तो ये उसकी कैपेबिलिटी है ना, उसकी कैपेबिलिटी किसी और क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस बात को एक्सेप्ट भी करना बहुत अच्छी बात होती है, तो उनको फोकस करना चाहिए, इन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये तो रहा सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू कि कैसे होना इस बार सिलेबस, क्योंकि पिछले बार दो बार टर्म वन टर्म टू में आए तो पेपर में बच्चे कंफ्यूज होंगे क्या है। बट अब देखो, जो मेन है असली चीज, वो क्या, एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। ये एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 आवर्स का पेपर है आपका और 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहली बात क्या हो गया, ज्यादा स्कोर लाने के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं अपने टाइम्स में, अपने से भी पहले वाले टाइम्स में, 2008 से पहले क्या होता था, फिजिक्स का पेपर साइंस स्ट्रीम के लिए सबसे आसान पेपर होता था। क्यों? फिक्स पेपर होता था, डेरिवेशन आती थी, देखो एक डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ जाती थी, ठीक है, एक डेरिवेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आ जाती थी, एक ईएमआई या एसी से आ जाती, और एक वेव ऑप्टिक्स से आ जाती। 23 नंबर का पेपर तो बस ये एक डेरिवेशन रट लो, कुछ भी वो आई बस लिखना है आपको, 23 नंबर तो ऐसे ही आ जाते थे। समझ में आ गई बात, 28 चाहिए होते हैं पास होने के लिए, 28 से भी कम, 23। तो याद रखो, अब क्या हो गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत चेंज। अगर आप 2007 से अब का कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। पर बच्चों को पढ़ा रहे अभी भी बहुत से टीचर वैसे ही पुराने तरीके से, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन। अरे डेरिवेशन से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियरिटी दो बच्चों को, कंसेप्ट क्लियरिटी आएगी। अब कंसेप्ट क्लियरिटी की जरूरत क्या, एग्जाम पैटर्न में देखो 18 क्वेश्चंस, आपके 18 क्वेश्चंस तो सिर्फ एमसीक्यू है। अब कहोगे सर एमसीक्यू तो बहुत आसान होते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं एमसीक्यू, क्यों, उसमें आपके 4 में से 1 सही है और पर 3 तो गलत है ना। अब कहोगे सर हम चिटिंग कर लेंगे, बस चिटिंग मत करना मेरे भाई, ऊपर नीचे सीक्वेंस होता है, सीबीएसई बोर्ड है, तीन तीन सेट बनेंगे, ऊपर नीचे सीक्वेंस होगा, वो कहेगा ए, वो पता चलेगा आपने ए लगा दिया, उसका तो सी होना था। अब एमसीक्यू में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, बहुत से अगर क्या कहते हैं टीचर, कुछ भी है पेपर खाली नहीं छोड़ना, कुछ तो लिख दो। अरे क्या लिख दें, मैथ की प्रोबेबिलिटी लगाओ ना, 25%, अगर कुछ भी लिख दे 25% ही चांस है सही होने के। समझ में आ रही है बात। तो एमसीक्यू क्या, उसने बोला 18 एमसीक्यू, 18 एमसीक्यू का मतलब क्या होगा, हर चैप्टर से आपका एमसीक्यू आएगा। और जो बड़े चैप्टर है जैसे ये वाले,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ईएमआई एसी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इनमें से एक से ज्यादा भी आ सकती है। समझ में आ रही है बात? पहली बात तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1 जो है 18 क्वेश्चन, ये क्या है? एमसीक्यू है भाई। एमसीक्यू हो गए, आसान नहीं होता, सबसे मुश्किल होता, क्योंकि एक टू द पॉइंट नॉलेज चाहिए। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके आसपास का कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर सपोज करो उसने ऑप्शन में बोल दिया 3 4 5 6, कोई नंबर आना है 3 4 5 6, भाई सारे आसपास है, क्या आसपास लिखे? यानी आपको यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात, ये कोई चीज नहीं बता रहा, सब डेरिवेशन पढ़ाए जा रहे हैं, डेरिवेशन पढ़ाए जा रहे हैं सीबीएसई के लिए, बच्चों का कैरियर खराब कर रहे हैं। आपको क्या प्रैक्टिस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज आपके ये एमसीक्यू सोल्व नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसका रेफरेंस कहां से ले? बात हो जाएगी सर रेफरेंस कहां से ले। सीबीएसई ने क्या करा था, टर्म 1 का पेपर करवाया था, टर्म 1 में क्या था, यहां तक सिलेबस था, यहां तक ईएमआईएसी तक, हमें पता चल जाएगा। और सीबीएसई को जो एमसीक्यू थे कोई आसान नहीं थे, ठीक है ना, चलो बच्चों ने करे बहुत अच्छे, और बहुत से जगह तो 90% तो सीबीएसई के जो टर्म 1 हुआ था एमसीक्यू हुआ था उन्हीं के स्कूल में हुआ था, सेंटर पड़ा नहीं था, चिटिंग हुई थी खुला। मैं तो खुला मुंह पे बोलता, मेरे स्टूडेंट थे, बहुत ने कहा कि सर हमारी तो पूरी चिटिंग हुई थी। समझ में आई बात? तो आप इन इतने के लिए तो रेफरेंस ले सकते हैं ना, कहां से ले सकते हैं? 2022 के फर्स्ट टर्म से। समझ में आ रही है बात? तो इसका तो हमें रेफरेंस मिल जाएगा कि भाई कैसे होगा, ठीक है। बट इसको हमें क्या करना है, इसको पढ़ने के लिए यानी हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, हमें पूरा सिलेबस अच्छे से करना है, सारी बातें करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ बात? एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आती है, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट से भी बनते हैं, इसमें एमसीक्यू में सारी चीजें आ जाती है, फैक्ट्स भी आ जाते हैं, ये सबसे लो लेवल हो जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, कंसेप्ट भी आ जाते हैं, थ्योरी भी आ जाती है, ठीक है, डेफिनेशन से भी आ जाते हैं, सब चीजें। तो एमसीक्यू 18 मार्क्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कहां कहां से आ जाएंगे, आप इजीली गैस कर लोगे। एटम न्यूक्लियर से आएगा, डुअल नेचर से भी आ जाएगा, सेमीकंडक्टर से भी आ जाएगा, ठीक है ना, 3 उधर से हो ही जाएंगे। ईएमआई एसी से आ जाएगा, 4 हो ही गए, एक रे ऑप्टिक से आ जाएगा, 5 हो गए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ जाएगा, 6 हो गए, और कहीं नहीं मिल रहा तो एक ईएमआई मैग्नेटिक इफेक्ट से आ जाएगा, 7 हो गए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको क्या है, पूरे हर जगह से आने की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह 3 नंबर के क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर के भी आ रहे हैं, इनमें से किसी एक, 2 में से किसी एक पर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहां से आएगा 3 नंबर का, सेमीकंडक्टर से। आपको क्या आ जाएगा, रेक्टिफायर्स के बारे में बताना आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? 3 नंबर का क्वेश्चन एक क्या आ जाएगा, करंट से आ जाएगा, आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा, किरचॉफ रूल पे, मीटर ब्रिज पे, पोटेंशियोमीटर पे। समझ में आ रही है ना बात? ईएमआई एसी में से भी कोई आ जाएगा, एलसीआर सर्किट पे, ठीक है। ऑप्टिक्स से तो आएगा ही आएगा, और वेव ऑप्टिक्स से आने के ज्यादा चांस रहते हैं। अभी ये आएगा मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पेपर बना दिया, ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस ज्यादा है उस हिसाब से। बट जो सेक्शन 3 है ना, डी, जिसमें 3 क्वेश्चन आने हैं 5 मार्क्स के, इनका फिक्स है। ऑप्टिक्स से आएगा एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आएगा, तीसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ज्यादा चांस रहते हैं, या करंट से आएगा। 5 मार्क्स का, तो इससे ये पता चले। पहले जब पास होना होता था ना, ये 5 नंबर वाले मार्क्स क्या होते थे, डेरिवेशन उसके साथ उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल होता था, बंदा उसको बड़ी जल्दी कर लेता। अब क्या आ गया, केस स्टडी आ गया, केस स्टडी आ गया, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आएंगे 4 4 मार्क्स के। केस स्टडी बहुत आसान होता है, उसको एक बार पढ़ने की जरूरत होती है,
आपने सिलेबस पढ़ा है। अब लोग कहते हैं कि केस स्टडी कहां से पढ़े, कौन सी बुक से करे, क्या बुक है। तो आप इस चीज को समझो, केस स्टडी में क्या होता है, कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल लग रहा होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे जो कंडक्टिंग स्फीयर है या कोई भी कंडक्टिंग मेटल है, उसके अंदर चार्ज क्या तो जीरो होता है। बहुत घिसा फूटा एग्जाम्पल था कि बारिश हो रही है, लाइट और बिजली गिर रही है, आप गाड़ी के अंदर सेफ हो एज कंपेरिजन टू आप बाहर। क्यों, वो क्या मेटल की बनी है, इनसाइड क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, आपको क्या कहते हैं कोई नुकसान नहीं होगा। उसी तरह क्या होता है, हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसमें क्या होता है, एक एरो लाइटनिंग बोलते हैं वो लगाते हैं। वो क्या होता है, मेटल्स का होता है, बिजली जब गिरती है वो बिल्डिंग वगैरह पे उसको नुकसान ना पहुंच के वो सीधा कंडक्टर के पास आ जाती है, कंडक्टर उसको क्या अर्थ में डाल देता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी जो केस स्टडी होगी वो भी कहां से आएगी, कोई ना कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक है। आपको केस स्टडी सॉल्व करने के लिए क्या करना, पहले तो आप देखो कि जो केस स्टडी आपका क्वेश्चन आया है वो कौन से टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, आप उसको उसको पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से रिलेट कर रखा है, तो इससे सॉल्व होगा। अब पूछो बुक्स, देखो बुक्स के लिए क्या है, मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी। इसके अलावा कोई भी बुक मत जाओ। एनसीईआरटी माना कि पढ़ने में थोड़ी टफ होती है बट बहुत अच्छी होती है, एनसीईआरटी से कर लोगे ये केस स्टडी सब पता चल जाएगी, ठीक है। आपके एमसीक्यू सब पता चल जाएंगे, ठीक है। जो थ्योरी वाली चीज आनी है वो सब पता चल जाएगी, समझ में आ गया। बट अब क्या होगा, इन सबको क्या एक होलिस्टिक वे में कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ। अब फिजिक्स में पास होना इतना आसान नहीं है, याद रखना इस बात को। पास होना तो चलो ठीक है, पास होना में कोई बड़ी बात नहीं है, बट अच्छे मार्क्स लाना, क्योंकि ये चीज आ गई, एमसीक्यू वगैरह आपके पास आ रहे हैं तो आपकी नॉलेज को एकदम माइन्यूट लेवल पे चेक किया जाएगा, समझ आ रही है बात, ठीक है। अब हम इस कोर्स को चलाएंगे पूरा, और क्या कहते हैं आपको दिसंबर तक ना ये सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें आपके थ्योरी भी करवा देंगे, न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, एमसीक्यूज भी करवा देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे, समझ में आ रही है बात। ये सब अब ये दिसंबर तक हमारा टारगेट क्या है, आपका 15 दिसंबर तक ये सिलेबस 12th का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू। अब नई नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और हमारा जो सिलेबस कंप्लीट करवाने का होगा ना, एक चीज और बता दो, तो इसके माइक्रो टॉपिक्स बना बना के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले फोर्स बता दिया, फोर्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं उनके क्वेश्चन करवा दिए, समझे, ठीक है। बाय। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आप लोगों से, बाय, टेक केयर।